नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जाने माने ज्यूरिस्ट फाली नरिमन ने खुले तौर पर राष्ट्रपति से अपील की है कि वो असहमति के अधिकार की रक्षा करें। ये बात राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी मौजूदा जजों की उपस्थिति में की गई। इसके अलावा उनके एक व्यक्ति के हाथ पूरी शक्ति न देने के खिलाफ भी उन्होंने आगाह किया और कहा कि संविधान में तब्दीली लाने की कोशिशें की जा सकती हैं। एक वरिष्ठ कानूनविद का सीधे राष्ट्रपति से गुहार लगाने का क्या महत्व है? उनका यह बयान देश में राष्ट्रवाद, असहनशीलता जैसे मुद्दों को लेकर जो लगातार बहस हो रही है उस तरफ क्या इशारा करती है और क्या मायने हैं इस बात के, और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं आखिर अपने अधिकार का इस्तेमाल अगर उनसे इस तरह की गुहार लगाई जाए? क्या इसके राजनीतिक मायने भी हैं? ये हम देखने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ डॉक्टर राकेश बटब्याल हैं, जाने माने इतिहासकार हैं जेएनयू से। दूसरी खास मेहमान इंदिरा जयसिंह हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही भारत की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुकी हैं। तीसरे मेहमान मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, और साथ ही मेरे साथ मनीष छिब्बर हैं, चीफ ऑफ ब्यूरो हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि एक पार्टी के तौर पर बीजेपी किस तरह से लेती है फाली नरिमन के बयान को? नहीं, अगर इसमें एजेंडा नहीं सब्सक्राइब करें तो ये एक स्टेटमेंट है और जो कि महत्वपूर्ण है, और सभी चाहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हमने अगर इमरजेंसी में 1975 में देखा और उसका जो इल इफेक्ट था पूरे देश में, सब ने उसको महसूस किया। और फिर ये अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट को हम इतिहास के देखें तो हमने देखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जब भी किसी व्यक्ति या परिवार के साथ होता है तो उसने हमारे देश को नुकसान ही किया। और इमरजेंसी वाला तो अगर आप देखें, जब इंदिरा जी ने डिक्टेटरशिप लगाई थी तो उसके बाद वो जब उनके बाद हारी 78 में, तो उस और फिर दोबारा जब जीत के आई तो उन्होंने सिस्टमेटिकली इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया। तो क्या फिर से ऐसा हो रहा है? नहीं, तो इसलिए यह जो स्टेटमेंट है फाली नरिमन का, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हमें, और जो डेमोक्रेसी को हम तभी रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं जब हमारे पास बैलेंस ऑफ पावर इंस्टीट्यूशनली हो। हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। एकेडमिकली सुनने में अच्छा लग रहा है, थियोरेटिकली सुनने में अच्छा लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मौजूदा जो राजनीतिक माहौल है उसके मद्देनज़र इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? क्यों एक इतने वरिष्ठ ज्यूरिस्ट को, कानूनविद को राष्ट्रपति से सीधे तौर पर, खुले तौर पर गुहार लगानी पड़ी कि आइए और असहमति की रक्षा, अधिकार की रक्षा कीजिए? ऐसा क्यों कहना पड़ा? देखिए, ये जो लार्जर डिबेट चल रहा है हमारे देश में, इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे आपने भी बोला, इनटॉलरेंस और इन सब जो डिबेट चल रहे हैं, यह डिबेट का भी कारण हो सकता है। और यह जो डिबेट जो है यह ज़रूरी है। डेमोक्रेसी कब चलेगी? डिसेंट यही तो है कि इफ़ यू, आप आज हमारे सरकार में या किसी को XYZ को आप इंटॉलरेंस की बातें कह सकते हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यही तो अधिकार है। आज आप ये बातें और जगह तो नहीं कह सकते। जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे देश में, डेमोक्रेसी का ये मजा है कि आप अपनी बातों को कह सकते हैं और यही पावर है। यानी आप ये कह रहे हैं कि फाली नरिमन ये कह पाए, ये भी बताता है कि देखिए ये हमारे यहाँ डिसेंट और इस चीज को नहीं कह पाए, नहीं कह रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करके आज हम डिबेट कर रहे हैं। फाली नरिमन की बहुत बहादुरी, मैं ये नहीं कह रहा, और दूसरे लोगों ने उन्हें परमिशन दी, अपनी बात को कह रहे हैं, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारे आज डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी है। और इसमें जब डिसेंट को आप राइट देते हैं, राइट टू डिसेंट, मुझे एक चीज थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन रह रही कि व्हाट ही मींस बाय राइट टू डिसेंट। क्या वो कानून लाना चाहते हैं? इसकी तो क्लैरिटी नहीं है। हमारे देश में तो राइट टू डिसेंट है, आप किसी की किसी भी बात को कह रहे हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये कहाँ पे हमने डिसेंट को हमने चैलेंज किया है या कहीं हमारे देश में इमरजेंसी के अलावा मेरे ध्यान में कोई ऐसा नहीं है कि जब हमने राइट टू डिसेंट को चैलेंज हमारे देश में किया। हमारे यहाँ कंसेंसस है कि वी हैव द राइट टू डिसेंट एंड दैट इज अवर ब्यूटी। जी, इंदिरा जयसिंह ये बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कि हमारे देश की सुंदरता है, खूबसूरती है कि यहाँ पर असहमति का अधिकार है। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक सरकार के तौर पर आप क्या वाकई इसकी रक्षा कर रहे हैं या इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं? फिलहाल फाली नरिमन के बयान से आप क्या समझती हैं? सबसे पहले तो मैं इनके कमेंट इमरजेंसी के बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी इमरजेंसी में एक वकील के नाते काम करती थी और उस समय मैं जॉर्ज फर्नांडिस ने जो रेलवे वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया था, जो स्ट्राइक पे गए थे, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे और उससे हमारे ऑफिस में भी CBI की रेड वगैरह वगैरह हुई थी। तो इसीलिए मैं राजनीतिक तौर से ये सवाल देखना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हम इमरजेंसी से गुजरे हैं और इमरजेंसी के समय हमें हमारे ऊपर भी हमला हुआ था। तो मैंने ये
पहले भी कहा है। तो उस तरह के कुछ लक्षण सिम्टम्स नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने अब कुछ दिन पहले मैंने जेएनयू में जो स्पीच दी उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैंने अपने लाइफ टाइम में 2 ऐसे समय देखे हैं जहां ये राइट टू डिसेंट को बिल्कुल दबाया गया था। एक थी इमरजेंसी और दूसरा है आज। तो और मैं तो ये मानती हूं कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती है उससे मुकाबला करना मुश्किल है। जैसे इन्होंने कहा कि देखो राइट टू डिसेंट तो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम भी जानते हैं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अब मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि इस पे कंसेंसस है, इस पे कंसेंसस नहीं है। क्यों? और इनको बताना चाहूंगी कि अगर आप सचमुच राइट टू डिसेंट में आप मानते हो तो मैं बताती हूँ, आप सबसे पहले सेडिशन लॉ को रिपील करो। तो सवाल ये नहीं है कि आप कौन से नए कानून लाओगे, सवाल ये है कि जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस के कानून हैं, जिनका शायद अब कोई रेलेवेंस बिल्कुल नहीं है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ यूज किए गए थे, उन कानून को आप हटाओ, फिर हम कहेंगे कि हाँ आप जो मुंह से बोलते हो वो आप बिलीव भी करते हो और आप करने को। ठीक है। देखते क्या है, स्टूडेंट्स को उठा के सेडिशन लॉ में अंदर कर दिया, रोहित वेमुला को सुसाइड करनी पड़ी, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं। इस देश में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं बचा, ठीक है, जो डिसेंट करता है और जिसके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। गोपाल जी, मैं आऊंगी आपकी तरफ, लेकिन ठीक है गोपाल जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन डॉक्टर भट्टबियाल ये बताइए कि वही फाली नरिमन है जिन्होंने ये कहा कि दरअसल क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है अगर आप एंटी इंडियन भी हैं, अगर आप भारत के खिलाफ हैं तब भी इसको जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जा सकता और ये सेडिशन की डेफिनेशन में नहीं आता। यानी अगर आपको भारत का विरोधी भी बताया जाए तब भी इसको देशद्रोह नहीं माना जाएगा। ये वही फाली नरिमन है जो अब ये कह रहे हैं कि दरअसल अधिकार जो है हमारा असहमति का उसको कुचला जा रहा है, राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये इतना ही अलार्मिंग है जो इंदिरा जयसिंह कह रही हैं कि 1975 की बात, इमरजेंसी की बात कर रही हैं? खुद गोपाल जी ने भी 1975 को उठाया है। देखिए, मैं इसको दो एक हिस्टोरिकल जो लाइंस होती हैं, एक तो ये है कि कुछ लोगों की आशाएं होती है एक डेमोक्रेसी से। ये सारे आज़ादी के आंदोलन के बाद एक नया राष्ट्र उभरा है। आज़ादी के आप देखिए 1870s के ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट कांग्रेस के जितने अधिवेशन होते थे, पहला डिमांड होता था एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन। पहला डिमांड, आज़ादी की लड़ाई शुरू ही हुई है इस डिमांड के साथ कि एग्जीक्यूटिव और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, एक साथ होते थे। उसका ये सबसे बड़ा डिमांड था। तो एक होता है कि डेमोक्रेसी की जो प्लिंथ है, जो न्यू है, उसकी न्यू ही है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इतना नहीं जितना अमेरिका में है, लेकिन फिर भी एक तरह से एक बैलेंस्ड तैयार किया गया है। दूसरी आशा होती है जो डेमोक्रेसी को फलता फूलता देखना चाहते हैं, डेमोक्रेसी जहां से नेहरू छोड़ गए हैं उसके वो आगे जाए। और वहां एक आशा हमेशा रही है कि हमारी डेमोक्रेसी ऐसी हो कि हम 1940 के ब्रिटेन की तरह हो जाए, जहां हमारे लोग जाकर अंग्रेजों के खिलाफ ऑक्सफोर्ड में लेक्चर दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात। और फ्रांस में होची मिन पेरिस के रास्ता में फ्रांस के खिलाफ बोल रहे हैं। हम वो कर नहीं पाए। शायद यही दो चीजें हैं जो इस जनरेशन लेकिन को। क्या ये आरोप क्यों लग रहा है कि सिर्फ 2 साल में ऐसा हो गया है? क्या वाकई ये सिर्फ 2 साल की कारकर्दगी है या पहले से भी ऐसा हो मैं रहा आ रहा हूँ। ये यहाँ जो फाली नारिमन जिस चीज को इंगित नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने चूंकि राइट टू डिसेंट कहा है, उन्होंने राइट टू डिसेंट एक जूरिस्ट के कॉन्फ्रेंस में कहा है, बुक लॉन्च में। लेकिन हम और गोपाल जी जैसे हम लोग उसको देख रहे हैं, एक जस्ट इंस्टीट्यूशनल नहीं है, ये समाज के जो एक परिवेश बना है अभी कि कहीं भी कोई डिसेंट करने में डर रहा है। ये जो भय का माहौल है, कहीं ये भय का माहौल इंस्टीट्यूशन के हर लहजे में, क्लर्क से लेकर सुपीरियर बीइंग तक, जो चीफ जस्टिस तक, कहीं उससे प्रभावित तो नहीं हो रहा है। और प्रभावित क्यों हो रहा है, ये डर क्यों है? कभी लगता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव में हो गई, और ये भी हो रहा है कि लोग सेल्फ जो है वो सेंसर भी कर रहे हैं कि अपने को खुद कह नहीं पा रहे हैं कि फियर, अनकॉन्शियस कोई बड़ा हाथ देख रहा है, बिग ब्रदर देख रहा है, जो ऑरवेल ने कहा था 84 में। उस तरह का माहौल, उस तरह के माहौल में अगर कंसंट्रेशन पावर इंस्टीट्यूशंस में होती है तो ये वाकई इंस्टेड ऑफ टेकिंग डेमोक्रेसी आगे, ये डेमोक्रेसी को कहीं पीछे, सद्दाम हुसैन और बाकी जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर जब होती है तो रेजिम गिर जाती है। बिल्कुल। मनीष पर ये बताइए कि क्या वाकई इसको माना जाए, फाली नरिमन की इस बात को, उनके इस बयान को, कि क्या देश में जो एक बड़ी चिंता उभर रही है ये उसकी एक नुमाइंदगी करती है उनकी ये बात, या वाकई ये माना जाए कि सिर्फ ये एक आदमी का व्यू है, उसको उस हद तक ही रखा जाए?
देखिए ये अभी कोई नई बात नहीं है कि डिसेंट को स्टिफल कर रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए की सरकार थी, तब भी ऐसा हो रहा था। सेडिशन लॉज का तब भी इस्तेमाल हो रहा था, उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स में हो रहा था। तो एक बात तो ये सबसे पहले मैं वाजिब कर दूं। दूसरी बात, इस समय ये बात इसलिए ये बार बार इशू उठ रहा है डिसेंट का, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डिसेंट तो दूर की बात है, अभी आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही खतरे में है। आप स्पीच देते हैं, आप देखिए एक एग्जाम्पल है जो अभी जेएनयू में हुआ, वो अब बड़ा क्लियर है कि मॉफ्ट वीडियोस थे, किसी ने कहीं का वीडियो उठाया है, उसमें कुछ चीज़ें डाली और उसकी वजह से कन्हैया और कुछ लोगों को जेल हुआ। ये अभी प्रोब हो रहा है, लेकिन अभी तक जो सहमति हो रही है वो इसी बात पे हो रही है। उसमें तो आपने अभी तक किसी को अरेस्ट किया नहीं। और दूसरी जगह एक मॉफ्ट फोटोग्राफ कोई एक जर्नलिस्ट या कोई एक आदमी फॉरवर्ड करता है, आप उसके पीछे बीजेपी का जो सेल है वो जाके कंप्लेंट करता है। मेरा मानना ये नहीं है कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए और कड़े से कड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट भी है। लेकिन ये दोहरा मापदंड मेरे को समझ नहीं आता। इसीलिए जो फली नारिमन कह रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ ना सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रपति बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। अब इन दो लोगों का बहुत बड़ा रोल है हम लोगों की पावर ऑफ डिसेंट को प्रोटेक्ट करने में। अगर एक आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, वो डिसेंट अपना, क्योंकि डिसेंट इज जनरली अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चूंकि बीजेपी की है तो बाय एक्सटेंशन इट इज़ अगेंस्ट द बीजेपी। अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, और जो आम लोगों को का मानना है वो ये है कि जो सरकार है वो डिसेंट को काउंटर करने के लिए बहुत आगे तक जा रही है और बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स ले रही है। इसीलिए जो फली ने कहा, और दूसरा जो उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कल कही कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर। इस पर मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मुझे ये बताइए आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के दौर में भी हमने देखा राज्य सरकारें ऐसा कर रही थी, राज्यों में ऐसा हो रहा था, लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो एक बड़ी चिंता को दिखा रहे हैं। तो क्या आप ये फर्क करना चाहते हैं कि इन 2 सालों से पहले भी ऐसा होता रहा था, उसी की कंटिन्यूटी है, या 2 सालों में कुछ खास हो रहा है? देखिए, सिर्फ फर्क ये है कि जब महाराष्ट्र में वो 2 लड़कियों को अरेस्ट किया सेडिशन में, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न नहीं था। अभी ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है, जो कि एक आम आदमी लोगों का मानना है कि ये गवर्नमेंट डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर रही है। ये एक बहुत चिंता का विषय है, मेरा मानना है, क्योंकि एक गवर्नमेंट है, जब भी आप डिसेंट करेंगे या आप ह्यूमर करेंगे, जिसको सटायर कहते हैं, अगर आप सटायर करेंगे वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगा। मेरे पे कोई सटायर नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनके मंत्रियों के खिलाफ सटायर होगा। अब ये इन लोगों का बड़ा दिल होना चाहिए कि ये उसको इन द राइट स्पिरिट। लेकिन मैंने छोटा सा सवाल ये भी है कि क्या बहुत हद तक हम ना कहीं सोशल मीडिया में अपने को बहुत सीमित कर ले रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया पे बोलने की आज़ादी पे हमला हो रहा है तो इसका मतलब देश में बोलने की आज़ादी पर हमला हो रहा है? क्या इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए कि पैमाना हमने सोशल मीडिया बना लिया है? देखिए, सोशल मीडिया अब न्यू मीडिया है, और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हम सब सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बन गए हैं रादर देन सोशल मीडिया फॉलोइंग अस। अब क्या है कि मैं अखबार में लिखता हूँ, मेरे को इस बात की ज़्यादा चिंता रहती है कि सोशल मीडिया में मेरे बारे में या मैं जो अखबार में लिख रहा हूँ उसके बारे में क्या क्या लोग कह रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने अपना काम किया, अपनी पूरी निष्पक्षता से किया, और उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या किया है। लेकिन ये क्योंकि गवर्नमेंट का भी मानना है, और अब ये जो न्यू मीडिया जिसको हम मानते हैं उसमें भी इतनी ज़्यादा वो रहती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कहने वाली है वो ये है कि मैं तो जो लिखता हूँ अखबार में लिखता हूँ, वो आज से 20 साल बाद भी अखबार का पेपर रहेगा। सोशल मीडिया में आप अपना ट्वीट कीजिए, किसी को डिफेम कीजिए, और कोई आधे से ज़्यादा लोग जो कि एक्टिविस्ट हैं, उनके फेसेस भी नहीं है, उनके नाम भी नहीं है। हो सकता है वो फॉर ऑल यू नो दे माइट बी सिटिंग इन सम कॉर्नर ऑफ अफ्रीका एंड और वहां से कर रहे हैं। बिल्कुल गोपाल जी, ये बताइए कि दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसको मनीष भी उठाना चाहते थे और मैं उठा रही हूँ फिलहाल, कि उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो बिल्कुल केंद्रित हो रही है एक व्यक्ति के अंदर। क्या ये इस बात को भी आगाह करना है? और आगे फिर ये भी कहते हैं वो कि कहीं ना कहीं कोशिशें जो हैं वेल्ड अटेम्प्ट्स, यानी कि पर्दे में रहकर कोशिशें की जा सकती हैं संविधान में बदलाव की, जिसमें जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसको एक राष्ट्रपति के आधार पर एक जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके हिसाब से बनाने की कोशिश की जाए। खासकर इसके मद्देनजर भी उन्होंने कहा कि 2014 का जो चुनाव लड़ा गया काफ़ी हद तक वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हिसाब से लड़ा गया कि 2 कद्दावर लोग एक दूसरे
दूसरे से लड़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई कोलिशन की बात हो कि अलग अलग पार्टियां शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया है? नहीं, देखिए, कई चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे तो यही कन्फ्यूजन का कारण है। जो हमारी इस बार की इलेक्शन 2014 को देखें, वो एक ब्रांड के हिसाब से लड़ा गया, एक व्यक्ति की इमेज को लेके लड़ा गया और उनको सामने रख के लड़ा गया। तो उसमें तो वो उभर के आए। वो एक पूरा जो एक तरीका था इलेक्शंस का, वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म जिसको आप कह सकते हैं, और उसको आप केवल गलत तो कह नहीं सकते। अगर यूएस में अगर डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में है तो वो भी है। अब ये जो फालियस, लेकिन वहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेसी के अलग अलग उसी के खिलाफ आगाह किया उन्होंने कि भारत जैसे देश के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट बैड। अभी आप क्या, भारत में क्या हो गया, मुझे लगता है नरीमन साहब का एक बैकग्राउंड से भी देखना चाहिए हमें पूरे इस डिबेट को। जब से हम स्वतंत्र हुए, हमारे देश में एक फैमिली का और एक पे पावर कॉन्सेंट्रेट होता था। दे वर ऑलवेज अबव द सस्पिशन, एंड उन्होंने एक्स्ट्रा 10 साल पिछले एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एंजॉय किया है। दे वर नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, बट किसकी बात कर रहे हैं आप? दिस गांधी फैमिली, और उसके ऊपर किसी ने डिसेंट की बात नहीं करी। दैट टाइम द डिबेट शुड कम। गांधी फैमिली पे बहुत सवाल उठे हैं, मुझे याद है कि इससे ज्यादा तो मेरी पूरी बात है। तो बात यह है कि डेमोक्रेसी में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कहीं भी आप क्रिएट करेंगे, चाहे फैमिली में करेंगे, चाहे व्यक्ति में करेंगे, चाहे इंस्टीट्यूशन में करेंगे, वह डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। और यह पिछले 10 साल का एक जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। गोपाल जी, मैं ये कह रही हूँ कि दो गलत चीजें एक सही तो नहीं बना सकती। 10 साल का जो इंपैक्ट हमारे देश ने देखा है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो हमने क्रिएट किया, उसके कारण जो देश का नुकसान हुआ, वह इस डिबेट को राइज कर रहा है। लेकिन अभी जो नरीमन साहब जो कंफ्यूजन कर रहे हैं वो ये है कि राइट टू डिसेंट जो बात कर रहे हैं, अभी इस पे आ जाइए दूसरी बात पे। राइट टू डिसेंट की जो बात कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहे हैं या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कर रहे हैं? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैं कह रहा हूं आज हमारे देश में। मैं पूछ रही हूं आपसे, मैं ये पूछ रही हूं जो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के अंदर पूरी जो है सत्ता, पूरी शक्ति को केंद्रित कर देना ठीक नहीं है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि संविधान को बदलने की कोशिशें की जा सकती हैं, जिसके जरिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसको खत्म कर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाने की कोशिश की जा सकती है। मैं इस पे आपका जवाब मांग रही हूं। आकांक्षाएं तो आप कुछ भी कह सकते हो, वो कहें कल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। फालियस नरीमन साहब की आकांक्षाएं क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते, ये तो वो बताएंगे। वो कह रहे हैं लक्षण ऐसे हैं। हाँ, तो ये लक्षण जो है, लक्षणों पे चर्चा हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन ऑफ पावर लक्षण है या नहीं? आज भारतीय जनता पार्टी में 11 करोड़ मेंबर है, वो सत्ता में 40 से अधिक संघ परिवार के संगठन है जो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ना मान के कंसंट्रेशन ऑफ पावर कहते हैं, तो यह कहीं ना कहीं हमें वास्तविकता से हमारा संबंध उनका तो नहीं है, कम से कम बाकियों का है। क्या आपको लगता है कि एग्जैजरेशन है, क्या कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति है, या वाकई उनकी चिंताएं जायज हैं? सबसे पहले मैं इनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी जो ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में एक फैमिली के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट हो गया था। आपने तो बता ही दिया कि उसका भी क्रिटिसिज्म हो गया, लेकिन उस समय क्या था क्रिटिसिज्म कि एक तरफ से फैमिली है, दूसरी तरफ से इलेक्टेड गवर्नमेंट है मनमोहन सिंह। आज वही लोग कहते हैं कि अभी क्या फर्क है, एक तरफ से नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ से आरएसएस है, कि यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। बहुत बड़ा संगठन है। देखिए, आप प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ये भी मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, ठीक है, इसीलिए मैं इनका इनविटेशन एक्सेप्ट करती हूँ। सॉरी नो मैं भी इन अ लाइटर वेन, आई डोंट टेक इट सीरियसली, बट दैट्स द रीजन आई एक्सेप्ट दिस इनविटेशन, बिकॉज वी आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी, यू एंड मी बोथ, टू से व्हाट वी वांट टू से। सो व्हाट टू कम बैक टू, आप ये कह रही हैं कि अभी आरएसएस है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इनका जो बयान था कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ पावर था पिछले 10 सालों में, आज हम उसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को देख रहे हैं आरएसएस के फॉर्म में। इतनी ओपेसिटी है, अब तक हमें कुछ पता नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव इस सरकार के ऊपर किस तरह से आता है, कहाँ से आता है। आप जितने भी गवर्नर्स हैं देखोगे सब आरएसएस बैकग्राउंड। मुझे तो यहाँ तक डर लग गया है कि हमारे जजेस भी कहीं आरएसएस के बैकग्राउंड के तो नहीं है, ये भी हो सकता है। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि सरकार का कहना है कि इफ अ जज इज नॉट वर्किंग, इफ अ पर्सन इज नॉट वर्किंग इन नेशनल इंटरेस्ट, वी विल रिजेक्ट दैट नेम।
ये बहुत डेंजरस ट्रेंड्स है। इंदिरा जी, इस बात पे भी आइए, जो वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के अंदर केंद्रित हो रही है पावर, किसके लिए बात कर रहे हैं वो क्या ये कह रहे हैं कि पार्टी में नरेंद्र मोदी के अंदर पावर हो रही है, इसको लेकर उनकी चिंता है, और है तो क्यों है? या वो ये कह रहे हैं कि एक हेड ऑफ स्टेट के तौर पर या एक प्रधानमंत्री के तौर पर ज्यादा सत्ता का उधर केंद्रित हो रही है? या वाकई आपको लगता है ये अतिशयोक्ति है, एग्जैजरेशन है ये? मैं मानती हूँ कि इस सरकार ने पार्टी और स्टेट का जो एक दायरा रहना चाहिए वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरा, जो गवर्नमेंट और स्टेट का एक दायरा होना चाहिए वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का एक अलग अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो मुझे तो लगता है कि मिस्टर फली नरीमन ने एक इशारा दिया है, जैसे आप कह रहे हो, लक्षण यही है उस बात के लक्षण। और आगे आने वाले दिनों में अगर वो पूरे संविधान को चेंज भी करे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। जी, मैं एक डॉक्टर छोटा सा भट्ट, बात- जल्दी से अपनी हाँ, प्रतिक्रिया दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात ये एजम्पशन से चल रही है इंदिरा जी कि आरएसएस के लोग खराब हैं, आई डू नॉट एग्री टू दिस प्रिस्क्राइब। अगर आरएसएस के लोग किसी इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के लोग हैं, तो उसको खराब कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, इतने जो सालों से एक सिस्टम ने कुछ लोगों को पैटर्नाइज किया, अब वो पैटर्नाइज किसी आइडियोलॉजी से या उनके आपस के रिलेशंस के कारण अब वो सिस्टम को डिसमेंटल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं एग्री करता हूं, उस सिस्टम्स को डिसमेंटल करा जा रहा है, चाहे कंसल्टेंट को हटाया जा रहा है। कल भी बहुत बड़ी न्यूज आई कि 500 कंसल्टेंट जो अलग अलग मिनिस्ट्री में थे उनको डिसमेंटल कर दिया। तो इसी का कारण है कि वो जो सिस्टम जो था जिसने पूरा ग्रिप ले लिया था सारे इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन- वो अब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। दैट इज द रीजन। आपको लग रहा है वो वजह है, लेकिन गोपाल जी सवाल इस पे उठाना पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस का किसी गवर्नमेंट का पार्ट बन जाना या उस तरह के लोगों का आना, आरएसएस से आइडियोलॉजी के लोगों को कहीं आ अपॉइंट जाना करना की कोई बुरी बुराई बात नहीं है, लेकिन ये भी देखना होगा कि आरएसएस की आखिर विचारधारा क्या है, वो किस तरह का भारत बिल्कुल। बनाना चाहते हैं, हाँ, इस पर जब भी आप सवाल डिबेट होना करेंगे चाहिए। तो उस पे बात डॉक्टर करेंगे। भट्ट, ये बताइए कि क्या वाकई आप ठीक समझते हैं जिसको गोपाल जी कह रहे हैं कि चूंकि एक ही तरह के लोगों को जो है सत्ता मिलती रही, कंसल्टेंट का उन्होंने जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि जो सत्ता का एक्सटेंशन है वो इस तरह के लोगों को मिला, और अब चूंकि ये मिलना बंद हो गया है, ये आर्ग्यूमेंट बार बार दिया जा रहा है, उसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं फिलहाल गोपाल जी, तो इस वजह से मुश्किल हो रही है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है, बिकॉज कंट्री बहुत बड़ा है और इसमें हर रीजन ही हमारा देश है। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, सब रीजन की अपनी अपनी खूबियां हैं। उनके चीफ मिनिस्टर्स बहुत पावरफुल होते हैं, वो हर रीजन में अपने पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, नौकरी के रेट्स होते हैं, नौकरी के लोग आते हैं। पंजाब है, हरियाणा है, आसाम, हर रीजन की अपनी खूबी। हमारे पास जो पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसका हम भी उसके पार्ट हैं, इसलिए नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, जो ऑटोनमस एक नेशन स्टेट हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ के बनाने की कोशिश की थी कि ऑटोनॉमी होगी, नॉन अलाइंड होंगे हम, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, हमारे स्टेट का एक कैरेक्टर होगा। ये सरकार आते ही उसके जो कुछ बेसिक इंस्टीट्यूशंस वो ग्लोबलाइजेशन के दौर में अटैक हो रहे हैं। सब जगह हो चुके हैं, मेक्सिको में हो चुका है, अर्जेंटीना में हो चुका है, ब्राज़ील में हो चुका है। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए नेशन, ऑटोनमस नेशन स्टेट बनाना बहुत 100 साल लग जाते हैं, बनते नहीं है, लेकिन हमने बनाई थी। ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, जो गोपाल जी भी कह रहे हैं कि आरएसएस, अगर आरएसएस को इतना ही प्रेम है संविधान से तो वो आके इलेक्शन लड़े। द बेस्ट इज इलेक्शन लड़े, बीजेपी को हटा दे, तो वो होती सबसे बढ़िया होती। अगर वो हो जाए, अगर नहीं हो रही है तब डर होता है, क्योंकि जैसे ईरान क्या होता है, ईरान में एक आर्मी है, साथ में इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी है, उन्होंने पैरेलल एक आर्मी खड़ी कर दी है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी। वैसे ही साथ आरएसएस एक पैरेलल आर्मी खड़ी हो जाती है हर जगह। वो बहुत डेंजरस होता है एक ऑटोनमस नेशन स्टेट की आइडेंटिटी के लिए। पहला आपने किया, नीति प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग कर दिया, उसके सारे कंसल्टेंट आप कोलंबिया से लेके आ गए। आपने अब हमारे प्रोफेसर को हटा दिया आपने कंसल्टेंट, लेकिन कोलंबिया से जिस आदमी को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं पॉवर्टी को, उसको आपने चीफ बना दिया। इस तरह से आपने जो ऑटोनमस नेशन स्टेट जहां नेशनलिज्म पनपता है एक प्राइड के तौर पे, उसको हटा के आपने अजीब सा एक चूचू का मुरब्बा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, समय मेरे पास थोड़ा जी कम है। इसमें डर होता है लोगों को, ऑब्वियस डर होता है, मनीष डर का ही एक्सप्रेशन जी है बिल्कुल। मनीष ये बताइए कि क्या वाकई ये सवाल क्यों ना उठाया जाए कि जब इतनी बहस हो रही है इस बात पर, तो एक ज्यूरिस्ट से आगे बढ़कर फली नरीमन ने जो है एक राजनीतिक बयान दिया है। देखिए, ये राजनीतिक नहीं है, क्योंकि ये कहीं जाकर ज्यूरिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ इशारा किया है कि धीरे धीरे हम हो सकता है हम लोगों की आशा है कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ओर जा रहे हैं, ले जाना चाहते हैं।
लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, 2014 में जो चुनाव हुआ वो श्री नरेंद्र मोदी के नाम पे हुआ। लोगों ने अगर वोट दिया तो भाजपा से ज़्यादा नरेंद्र मोदी को वोट दिया। अगर आरएसएस के कैडर ने काम किया तो वो मोदी के लिए किया। अब मोदी जी ने सारी पावर्स अगर अपने पास रखी हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई नहीं है, मैं ये बात मान के चलता हूँ। लेकिन अगर देश में कुछ गड़बड़ होती है तो मोदी जी को उसके लिए गालियां खाने को भी तैयार रहना चाहिए। जी ठीक है। इंदिरा सिंह, बताइए फिलहाल राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? जब उन्होंने कहा है गुहार उनसे लगाइए, राष्ट्रपति के पास क्या ताकत है? देखिए, राष्ट्रपति के हाथ में बहुत कुछ है। जैसे अभी अभी उनके पास एक रिक्वेस्ट आई कैबिनेट से कि प्रेसिडेंट्स रूल आप लगा दो। लगा दिया? लगा दिया। मैं कहती हूँ, आपने पूछा ऑप्शंस क्या है, मैं आपको ऑप्शंस का जवाब दे रही हूँ। सवाल तो उठ रहे थे उस समय उनको ऑप्शन था सवाल उठाने का। इसीलिए चाहे मिस्टर नरीमन साहब, पहले तो मैं कहूंगी वो सिर्फ अपने बारे में, जी समय थोड़ा सा उनका कम है, जल्दी आवाज से। हाँ। हम लोगों का भी आवाज मैं है। सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक राष्ट्रपति की क्या हैसियत है? वो हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन काफी हद तक जो उसकी ताकत है वो कहीं ना कहीं कैबिनेट और प्रधानमंत्री तक ही सीमित है। क्या वो अपने ऊपर कुछ कर सकते कानूनी हैं? तौर पे आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन उनको बोलने के भी बहुत मौके मिलते हैं। ठीक है। अभी अभी आपने देखा वाइस प्रेसिडेंट ने भी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बात कही थी। अपनी बात कही है। जी। तो जब एक देश का राष्ट्रपति कुछ कहता है तो इनका भी फर्ज होता है सुनना। सुन लें एटलीस्ट। हम कहते हैं और कुछ नहीं करो, सिर्फ सुन लो। चलिए, नहीं, हम सुन गोपाल लेंगे। जी सुन रहे हैं आप? ये आखिरी बात बिल्कुल। जल्दी से। हाँ, हम बिल्कुल सुन रहे हैं और हम चाहते हैं आप तो कि कह रहे हैं वो डेमोक्रेसी बेचैन हो रहे हैं यहाँ और पे आप कह रहे हैं मजबूत सुन रहे रहे। हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस, केवल देखिए व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशंस को मिल के काम करना पड़ेगा, चाहे मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है और फिर कुछ कोर्स judiciary। करेक्शन होगा क्या? इतने बड़े जुरिस्ट ने मुझे राष्ट्रपति नहीं से लगता। गुहार लगाई देखिए, है, कोर्स- क्या हम इसे सिर्फ राजनीतिक कह दें और कोई कोर्स नहीं, करेक्शन देखिए ना करें? राजनीतिक नहीं कह रहे, ये इस माइंडसेट को हम तो चाहते हैं इस तरह के डिबेट कंटिन्यूअस होना होते रहे चाहिए। देश में, ठीक है। ताकि सब लोग एट द टोज रह के इसके प्रति जागरूक रहे और हमारे यहाँ पे ठीक है। डिक्टेटरशिप या जैसे चलिए, ना लगे। इमरजेंसी जैसा माहौल ना ना आए। आए और बहुत- केवल ये जी। 2 साल से ठीक ना है। लिंक करे, पूरे इतिहास को ठीक है। लेके बहुत बहुत चले। शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो देश के पढ़े लिखे कानूनविद और इस तरह के लोग हैं वो अंतरात्मा की आवाज भी होते हैं एक देश की, और शायद एक सरकार को उसको जरूर सुनना चाहिए। इसी के साथ भी के लिए इतना ही। नमस्कार।